आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, मतलब दो चैप्टर एक साथ, परमाणु एवं नाभिक से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी, तो आराम से समझेंगे। क्वेश्चंस काफी इसमें रिपीट हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहला कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम 90 थोरियम 230 में, मतलब इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। ये कब कब पूछा है? 12 में, 21 में, 24 में, 3-3 साल पूछे हुए हैं। तो जो दिया है इसको लिख लेते हैं, 230 और 90। तो यहां जो लिखा जाता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, मतलब कह सकते हैं जेड। और यहां जो लिखा जाता है उसको कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, मतलब ए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा था, रिलेशन क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू होता है जेड प्लस एन, और एन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कह सकते हैं एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड, और ए की वैल्यू कितनी? 230, और जेड की वैल्यू कितनी है? 90। तो इसमें से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 140, यही बचेगा ना। तो फटाक से आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट का सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कैथोड किरण समूह है, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलरेडी पता है। तो कह सकते हैं सेकंड का ए। चलिए थर्ड, कैथोड किरण, मतलब सेम ही क्वेश्चन कब पूछा था? 20 में और 24 में, तो सेम यहां भी 20 में पूछे हुए। क्या होता है? कैथोड किरणें हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 1 डिवाइडेड बाय लेमडा, तो 0.6931 बाय लेमडा। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये कब? 22 में और 24 में पूछे हुए। लगभग सब तो रिपीट ही हो रहा है। ये 22 में पूछा था, तो किसका क्या हो जाता? टी हाफ इक्वल टू 0.693 ए, फिफ्थ का ए। चलिए सिक्स में कह रहा है 6 गुणांक का एसआई मात्रक। ये भी 17 में पूछा और 24 में पूछा है। अच्छी बात है। क्या होगा? हर्ट्ज होता है, तो 6 का हो जाएगा बी। जो 2017 में पूछा था, सेम पूछा था, एसआई यूनिट ऑफ डी के कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब इनमें से किसकी सबसे ज्यादा क्या है? वेधन क्षमता, मतलब कितनी दूर तक किसी के जिंदगी में घुस सकता है। तो देखोगे फिगर के हिसाब से, अल्फा पहले वाले को भी नहीं टपा, बीटा एक को टप के दूसरे तक पहुंचा, गामा उससे ज्यादा दूर तक गया, और न्यूट्रॉन क्या उससे भी ज्यादा दूर तक गया है। तो सबसे ज्यादा पूछा था कौन होगा? अल्फा बीटा गामा में यदि बोला जाए तो गामा किरणें सही है, तो हो जाएगा 8 का डी। चलिए 9 का, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है, मॉडरेटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या काम होता है? न्यूट्रॉन को स्लो करना, और क्या काम होता है? स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो 9th का ए। 10th, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? यदि हम एसआई मात्रक की बात करें तो उसका होता है बैक्यूडल, ठीक है। और जो पुराने मात्रक है उसको कह सकते हैं क्यूडी भी होता है। तो नॉर्मली पूछा है तो क्यूडी लेंगे, यहाँ पे बैक्यूडल तो है नहीं। जूल, एएमयू या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो नहीं सकता, जूल एनर्जी का होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसका होता है? एनर्जी का ही होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा? बी। 11 क्या रहा है? द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 5 days, मतलब टी हाफ कितना दिया है? 5 days। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस अनडिकेड एट द एंड ऑफ 20 days, मतलब टी इक्वल्स टू 20 दिन के बाद आपको पूछ रहा है कितने एटम डिकेज रहेंगे, मतलब बचे हुए रहने वाले। तो फॉर्मूला पता ही है, सिंपल सा, n बाई एन नॉट इज इक्वल टू, सिंपल सा क्या होता है? 1/2 पे पावर टी बाई टी हाफ। ठीक है, तो n बाई एन नॉट, n तो अपने को पता है, हाफ लाइफ कितना? 5 days, फ्रैक्शन ऑफ कितना? तो चलो कितना पार्ट बचेगा, सिर्फ ये पूछा, मतलब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, या सिंपल सा एन नॉट की वैल्यू निकालेंगे वही आ जाएगा अपना। तो चलिए यहां से कह सकते हैं, सॉरी एन की वैल्यू निकालना है इसमें से। तो यहां से 1/2, टी की वैल्यू कितनी है? 20, और ये टी हाफ की वैल्यू 5, तो 20/5, ये कितना हो जाएगा? 1/2, और ये हो जाएगा 4, तो कह सकते हैं 16। ठीक है, तो n बाई एन नॉट की वैल्यू कितनी आई?
1/16, तो n की वैल्यू n डी के पार्ट कितना बचेगा, n0/16, तो आंसर क्या हो जाएगा n0/16, तो n0 तो टर्म में दिया नहीं है, तो सिंपल सा क्या लिखेंगे 1/16 डी। तो अनडीके का मतलब ये इतना बच गया, 2 मार्क्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे। तो 11 का हो जाएगा डी। 12, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड ऑफ, किसका बना होता है न्यूक्लियस, पता ही है किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है, तो कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 12 का डी। नेक्स्ट, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, ये मॉडल पेपर में भी था, 2023 के एग्जाम में भी था। ओके, तो 2023 की कहानी है। तो क्या होता है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है संख्या परिवर्तन, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसको याद रखेंगे। चलिए, तो 13 का हो गया डी। 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी जस्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किए हैं, क्या था फॉर्मूला, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, तो N होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा A माइनस Z, और इसी को यूज करके शुरुआत का क्वेश्चन बनाए थे, तो A माइनस Z। 14 का क्या हो जाएगा B। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, बच्चे को पता है, तो कह सकते हैं सिंपल सा हीलियम का नाभिक होता है, तो 15 का क्या हो जाएगा सी। चलिए 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कहे यूरेनियम 92 to 38 यूरेनियम में ही कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं होता है, इसका यदि देखोगे तो थोरियम में कन्वर्ट होता है, और यदि आप अल्फा पार्टिकल को निकालते हो तो ये आंसर सही जाएगा 2,4 थोरियम, तो 16 का क्या हो जाएगा बी। चलिए 17, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होता है, मिनिमम एंगुलर मोमेंटम होता है n/2 पाई, ठीक है, तो सिंपल सा यदि मिनिमम की बात करें तो n की वैल्यू क्या होगी 1, तो h/2 पाई, तो h/2 पाई, कोई दिक्कत नहीं। तो सब फॉर्मूला सबको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आंख बंद करके ABCD नहीं होना चाहिए, साथ में आपको क्यों कैसे किस लिए इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो गया 17 का सी। 18, बोर्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, बोर्ड की आवृत्ति शर्त होती है, सिंपल सा ये सारा फॉर्मूला E1 माइनस E2 इक्वल्स टू H इंटू न्यू। 18 का क्या हो जाएगा बी। 19, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज, सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, कौन सा होता है, नाभिकीय संलयन फ्यूजन होता है, तो कह सकते हैं, और इसी सूर्य के अंदर ही क्या होता है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, तो कह सकते हैं 19 का क्या हो जाएगा बी। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, इसमें से कौन है जिसके पास कोई आवेश नहीं है, तो अल्फा पार्टिकल के पास होता है आवेश, बीटा के पास होता है फोटोन, मतलब कह सकते हैं फोटोन पार्टिकल और प्रोटॉन, तो किसके पास आवेश नहीं होता है, तो फोटोन पार्टिकल के पास नहीं होता है, और अल्फा के पास कितना है, बीटा के पास कितना है, वो तो लिखा हुआ है, ध्यान में रखना है। ओके, तो 20 का क्या हो जाएगा सी। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो इसके अलावा होगा वो नहीं होगा, तो कौन सा है भैया अल्फा पार्टिकल, तो 21 का सी। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए टी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है 1/λ, तो सिंपल सा सारा फॉर्मूला ही इससे नॉर्मली पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा फॉर्मूले को। 22 का क्या हो जाएगा बी। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अल्फा डीके ऑफ XZA, तो अल्फा डीके का मतलब है एटॉमिक नंबर में 2 कम होना चाहिए और एटॉमिक मास नंबर में 4 कम होना चाहिए, तो किसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर 4 और 2 कम हो रहा है, तो इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो कह सकते हैं 23 का क्या हो जाएगा ए। चलिए 24, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मेजर करते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन इससे पहले भी किसी वीडियो में हुआ है, तो 24 का क्या हो जाएगा डी। चलिए तो 25, विच सीरीज कम इन विजिबल रीजन, इसको याद रखिएगा, बहुत समय हो गया है,
अच्छा 2020 के बाद अभी तक नहीं पूछा है, 21, 22, 23, 24 में नहीं पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। विजुअल रीजन में अपना कौन पड़ता है, भाग पड़ता है बाल्मर सीरीज। तो सिंपल सा कह सकते हैं बाल्मर सीरीज 25 का बी। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, क्या होते हैं, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 26 का सी। 27 द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, इस चारों में लिस्ट स्टेबल कौन है, मतलब सबसे कम अस्थाई नाभिक कौन है। तो ये आपको बुक में शायद देखे होंगे, सर पढ़ाए होंगे। तो इसके अंदर जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो उसके हिसाब से यदि इसमें देखा जाए तो सबसे नीचे आता है अपना हीलियम, आता है हीलियम। कार्बन ऊपर है, ऑक्सीजन ये भी ऊपर है, और आयरन ये भी ऊपर है। तो कौन सा होगा, हीलियम। 27 का ए। चलिए, गामा रेज आर सिमिलर टू, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो और इसके अंदर बोला जाए तो एक्सरे भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, डी। 29 नाभिक का घनत्व लगभग होता है 10 पे पावर कह सकते हैं 17 के आसपास होता है। तो कह सकते हैं 2.29 इंटू 10 पे पावर 17। तो 29 का सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एटॉमिक नंबर डिक्रीज विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितनी घटती है, कितनी घटती है। अल्फा पार्टिकल के इमिशन से परमाणु संख्या में 2 की कमी आती है। तो कह सकते हैं 30 का बी। ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, टेबल सबको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो 30 का हो जाएगा बी। चलिए 31 विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है, ऑलरेडी पता है इसको, ये भी क्या अपना फॉर्मूला ही है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ। तो कह सकते हैं 31 का डी। नेक्स्ट 32 ए केएमयू इज इक्वल्स टू, ए केएमयू कितने केजी के बराबर होता है, केजी के टर्म में दिया है। तो 1 एएमयू जो होता है 1/12 होता है किसका, मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ C612 के। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.66 इंटू 10 पे पावर -27। तो कह सकते हैं 32 का ए। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है, दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, सेम ही चीज है। तो 1.6 इंटू 10 पे पावर -27, तो लिख सकते हैं इसका भी क्या होगा, इसी को एएमयू लिखते हैं। तो 33 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट 34 कैथोड किरण किसका संग्रह होती है, ऑलरेडी इससे पहले भी था, इलेक्ट्रॉन का होता है। 34 का ए। 35 टाइम ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव सबस्टांस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण का आधा हो जाता है उसे कहते हैं उसका अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ। 35 का बी। 36 ए न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट X84202 first emit alpha particle and then beta particle. The atomic number of the resultant, मतलब पहले इसमें से ये जो अपना X84202 है इसमें से पहले निकाला गया है अल्फा को, ठीक है। उसके बाद अपना X यहाँ पे क्या बनेगा Y, अब फिर इसमें से निकाला गया है किसको, बीटा को। तो अपना जो Z बना इसका पूछ रहा है एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। अल्फा निकलेगा कितना, एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आएगी, 2 की, तो कह सकते हैं ये हो जाएगा 82। और इसमें कितना है 4 की कमी, तो कह सकते हैं 198। बीटा जाएगा तो एटॉमिक मास नंबर में कुछ नहीं चेंज होता है, तो मतलब 198 ही रह जाएगा। और ये अपना हो जाएगा, 1 की बढ़ोतरी होती है तो कह सकते हैं 83। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अल्फा रिमूव करेगा तो एटॉमिक मास नंबर में 4 डिक्रीज करेगा और इसमें 2 डिक्रीज करेगा, जबकि बीटा केस में -1 होता है, मतलब एक को ऐड करना पड़ता है, मतलब Z+1 करना होता है। तो कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा 83। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे के सारे आप ये समझ लो कि अब क्या होता है फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं, इजी ही रहते हैं। अब प्रीवियस ईयर से तो कितने सारे पूछे जा रहे हैं। 36 के बाद 37 सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम, तो सोलर स्पेक्ट्रम इज क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, लगातार। तो
कह सकते हैं कंटिन्यूअस। 37 का ए। 38, if r is radius and a is the mass number of a nucleus, then the graph of log r versus log a will be। यस, कैसा ग्राफ होता है इसका? तो थोड़ा सा यदि टाइम है तो देखिए, r इक्वल्स टू क्या होता है, r नॉट a पे पावर 1/3। ऑलरेडी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के टर्म में आपको लिखा गया। अब दोनों साइड यदि लेंगे लॉग को, टेकिंग लॉग, ये क्या हो जाएगा, लॉग r इज इक्वल्स टू log r नॉट प्लस 1/3 log a। अब किसके किसके बीच का रिलेशन निकालना था अपने को, log r और log a में। तो log r को यदि हम y मान लिए और ये अपना क्या है, इसको जस का तस रहने देते हैं, log r नॉट प्लस 1/3 x। log a को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहां से क्या देखने को मिला, 3y इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सिंपल सा, क्या हो जाएगा, 3 log r नॉट प्लस x। तो ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल्स टू, याद होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, या सिंपल सा इससे के हिसाब से भी चलते तो y कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और m 1/3 x का x। तो ये किसका इक्वेशन होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन 38 का a हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो सिंपल सा इसको याद रखने के लिए क्या करना है, एनर्जी देके रखा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू hc/λ। तो हमको वेवलेंथ निकाल लेना है, तो क्या करेंगे, hc/E, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितनी है, 13.2 इंटू किलो 10 पे पावर 3, और इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ये भी जूल में बदल गया, ऊपर वाला भी सब कुछ हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9375, 0.9375 इंटू 10 टू द पावर आ जाएगा -10। और इसको लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, मतलब सिंपल सा इसको अप्रॉक्स में कहते हैं तो 10 पे पावर -10, या इसी को लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम किसके लिए होता है, एक्सरे के लिए होता है ना, एक्सरे के लिए होता है। ओके, तो आपके 2 मार्क्स में भी वेवलेंथ दिया गया, तो वेवलेंथ यदि याद है तो फटाक से 1 एंगस्ट्रम किसके लिए होता है, एक्सरे वालों के लिए होता है। तो सिंपल सा लिख सकते हैं 39 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए 40, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां क्या होती है, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मतलब ऑल, सारे के सारे कंजर्व रहते हैं। तो उपयोग सभी 40 का क्या हो जाएगा, डी, पता ही है, यहां लिखे भी हैं। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी। 41, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इन इट्स सेकंड बोर्स ऑर्बिट। तो एनर्जी के लिए रिलेशन आपको पता होगा, क्या होता है, E इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब -13.6, एटम कौन है, हाइड्रोजन है, तो 1 का स्क्वायर बाई कौन से ऑर्बिट के लिए, दूसरे, तो मतलब 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काटा जाए तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए माइनस में, 3 पॉइंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब। तो 41 का ए। 42, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में कौन लाई नहीं करता, देखो ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, फंड सीरीज भी लाई करता है, ब्रैकेट सीरीज भी लाई करता है, पैसन सीरीज भी लाई करता है, लेकिन बाल्मर और लाइमन ये लाई नहीं करता। तो इसमें से बाल्मर तो है नहीं, तो क्या कह सकते हैं,
लेमन सीरीज। ये चारों लाइक करता है, जो नहीं करता वो पूछ रहा है ना, नहीं पढ़ता है तो कौन नहीं पढ़ता है, बाल्मर कह सकते हैं, लेमन कह सकते हैं। तो 42 का डी। 43 बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें, एक तो उसके पास द्रव्यमान होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का समूह है, और दूसरा चीज कह सकते हैं उसके पास आवेश होता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होंगी, तो कह सकते हैं डी। तो 43 का डी। 44 लाइफ ऑफ फॉसिल इज एस्टिमेटेड बाय, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, बच्चे बच्चे को पता है, किससे, कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में कौन लाई करता है, लाइमन, तो कह सकते हैं लाइमन। तो 45 का क्या हो जाएगा, ए। यहां सबका लिखा हो गया है, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। तो इन दोनों का कम से कम याद रखिए, ये विजुअल रीजन में बाल्मर रहता है और लाइमन किस में रहता है, अल्ट्रा वायलेट के अंदर रहता है। तो चलिए 45 का ए। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, तो ऑलरेडी पता ही है टेबल के हिसाब से, एक्सरे होता है और गामा रेज, गामा रेज और एक्सरे, बाकी सब भी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, नाम ध्यान में रखेंगे। तो 46 का हो जाएगा एसी। 47 कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें क्या होती हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, ऑलरेडी इससे पहले भी बात किए हैं, शुरुआत में भी बात किए थे। तो 47 का हो जाएगा डी। 48 विच अमंग द फॉलोइंग रेज इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अल्फा कैथोड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अल्फा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो नहीं होगा वो गामा एक्सरे होगा और गामा किरणें होंगी। तो 48 का क्या हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट 49 among the following whose mass is not equal to the mass of an electron, इसमें से किसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, सबका मास यहां हम लिख के दिए, तो किसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर नहीं है, तो ना ही प्रोटॉन का मास बराबर है, ना ही हाइड्रोजन का और ना ही न्यूट्रॉन का, तो कह सकते हैं सिर्फ बराबर किसका होता है, पॉजिट्रॉन का। तो यहाँ हाइड्रोजन का मास देखो, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, हाइड्रोजन का मास ये होता है और इलेक्ट्रॉन का मास ये है, ठीक है। प्रोटॉन का मास इतना होता है, पॉजिट्रॉन का 9.11, मतलब अप्रॉक्स सेम है, न्यूट्रॉन का मास भी सेम नहीं है। तो बराबर यदि होता है ये पूछता तो एक लगता पॉजिट्रॉन, जो बराबर नहीं है मतलब तीनों बराबर नहीं है। तो 49 का क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। 50 according to Bohr's theory of hydrogen atom for an electron in the nth allowed orbit, बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत से nth कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले के अंदर देखो, काइनेटिक एनर्जी के लिए n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सही है। एंगुलर मोमेंटम के केस में बात किया जाए तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फॉर्मूला यदि पता है तो कर सकते हैं, 2010 में पूछा था। ओके, तो 50 का क्या हो जाएगा, सी और डी। नेक्स्ट, एज द मास नंबर ए इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिलेटेड टू द न्यूक्लियस डज नॉट चेंज, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि में परिवर्तन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, डेंसिटी में नहीं होता है। लगभग सारे नाभिकों का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, समटाइम आपका आयतन भी लिखा जाता है। ओके, तो 51 का क्या हो जाएगा, सी। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके, थोड़ा स्पीड रहा होगा क्योंकि सारे के सारे क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ सॉल्व तो करना नहीं था। तो कम से कम इतने क्वेश्चन को देख के जाइएगा कि आराम से आपको काफी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बना पाओ। ओके, तो कमेंट कीजिएगा कैसा रहा, मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।